हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श साइंस ट्यूटोरियल के चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था फिजिक्स के बारे में, आज हम जस्ट वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, यानी कि आवेश तथा कूलॉम के नियम। इसमें हमने आवेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया गया था, हमारे द्वारा उस आवेश को पढ़ लिया गया था। अब आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को भी मैंने बता दिया था, और जस्ट अब आज से शुरू करते हैं आवेश के गुण के बारे में, यानी कि आवेश का प्रॉपर्टीज, आवेश का गुण होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश को मैंने आप लोगों को बताया कि आवेश दो तरीका के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश, और दूसरा निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। इसके बारे में आप लोग को बताया था कि धन आवेश की प्रॉपर्टीज होती है कि इसका जो क्षेत्र रेखाएं होती है, यानी कि कुछ इस टाइप का चार्ज होगा तो इसका क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत, सतह के लंबवत निकलती हैं एक दूसरे के। और निगेटिव चार्ज का खासियत होता है कि यह क्षेत्र रेखाओं को अपनी ओर खींचता है, जस्ट वही सतह के लंबवत। जस्ट इसी के कारण यहाँ पे आवेश के प्रॉपर्टीज को डिराइव किया गया था। इसमें पहला प्रॉपर्टीज था, यानी कि आवेश के गुण। आवेश का गुण होता क्या क्या है? पहला, आवेश के गुण को जानने से पहले थोड़ा सा जानते हैं कि आवेश का गुण अपने क्षेत्र रेखा बनाता कैसे है। जब दो आवेशों को, दो विपरीत आवेश, यानी कि एक प्लस ले या एक माइनस ले, या एक माइनस ले या एक प्लस ले, जब दोनों को आपस में सटा कर रखते हैं तभी वहाँ पे वो आवेश का क्षेत्र रेखाएं बनाता है, तभी वहाँ पे क्षेत्र रेखाएं मौजूद होती हैं। जैसे एक प्लस वाला चार्ज ले लिए और एक माइनस वाला चार्ज, तो दोनों को आपस में सटा कर रखें तब यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं बनना स्टार्ट होंगी। तो हम इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला गुण, धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत निकलती हैं, यानी कि जस्ट मैंने आपको बताया था कि धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं सतह के जस्ट लंबवत निकलती है, यानी कि सतह के जस्ट लंबवत। और ऋण आवेश का खासियत होता है कि वो जस्ट लेती हैं क्षेत्र रेखाएं को सतह के लंबवत, यानी कि जब दोनों को आपस में रख देंगे तब प्लस वाले निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं माइनस के पास जाएंगी और इस टाइप से जाएंगी, और माइनस की क्षेत्र रेखाएं इस टाइप से, प्लस वाली क्षेत्र रेखाएं माइनस के पास जा रही हैं और माइनस वाली क्षेत्र रेखाएं प्लस के पास जा रही हैं, प्लस वाले चार्ज को लाने के लिए। कुछ इस टाइप से दोनों आवेश इस तरह से आने जाने लगते हैं। कुछ इस टाइप से आने जाने लगते हैं कि अपना क्षेत्र रेखाएं बनाना स्टार्ट कर दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश को जब एक जगह पे रख दिया जाए तो अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। प्लस वाले चार्ज का गुण होता है कि वो अपने से क्षेत्र रेखाएं को निकालता है। जैसे प्लस यानी कि हमारे जैसे गाँव में होते हैं अमीर लोग होते हैं, तो अमीर लोग दूसरे को कर्ज देना चाहते हैं, यानी कि अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं। जस्ट लाइक एज अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि आवेश, प्लस वाला आवेश अपना क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर फेंकता है और माइनस वाला आवेश उस क्षेत्र रेखाएं को अपनी ओर खींचता है, यानी कि अपने में खींचता है। इस टाइप से क्या बनाती हैं? क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं। तो चलिए आज का पहला गुण देखते हैं। पहला गुण था क्या कि प्लस का आवेश का क्षेत्र रेखाएं जो है माइनस वाले आवेश की क्षेत्र रेखाएं के पास जा रही है, यानी कि धन आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं कहाँ जा रही है? नकार दे मान, यानी कि धन आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं, धन आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश के पास जाती है, ऋण आवेश के पास जाती हैं। यह इसका पहला गुण है कि धन आवेश से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश के पास आती हैं, लेकिन किस टाइप से? तो सतह के लंबवत। जस्ट मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या निकलता है सतह के लंबवत,
नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जस्ट सतह के लंबवत वो अपनी ओर लेता है। ये तो था पहला गुण। अब देखिए कुछ इस टाइप से क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। तब जरा ध्यान दीजिए, जहाँ पे आवेश है उसके निकट देख रहे हैं कुछ घना क्षेत्र रेखाएं बन रहा है। जहाँ पे घना क्षेत्र रेखाएं बनेगा वहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यानी कि आवेश का जो क्षेत्र होगा प्रबल होगा। यानी कि जस्ट लाइक जैसे ताकतवर व्यक्ति होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, अपने पास खड़ा आता है तो वो अपने अगल बगल बैठे वो व्यक्तियों को संरक्षित करता है। यानी कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति को मारने या पीटने आएगा तो अपनी ताकत से बचाता है। जस्ट होता है प्लस या माइनस, ये दोनों चार्ज अपने निकट बहुत पावरफुल रहते हैं। यानी कि अपना आवेश का जो क्षेत्र रेखाएं होती है अपने बहुत पावरफुल बनाते हैं। अगर इसके निकट कोई भी आवेश का क्षेत्र रेखा आएंगे तो वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। यानी कि जहाँ पे क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ पे क्षेत्र विद्युत क्षेत्र यानी ये आवेश का क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है। हमारा दूसरा गुण भी यही है, यानी कि आवेश के निकट क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती हैं और जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं, जैसे यहाँ पे आवेश के क्षेत्र रेखाएं पास देखिए इतने सारे क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है तो यहाँ पे आवेश का क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे यहाँ जा रहे हैं तो इन दोनों आवेशों के क्षेत्र रेखाएं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, आवेश का जो क्षेत्र रेखा है वो कमजोर होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आवेश के निकट के क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे आवेश क्या होते हैं, कमजोर या क्षीण होती जाती हैं। आवेश की क्षेत्र रेखाएं कमजोर होती जाती हैं। ये था हमारा दूसरा गुण। पहला गुण था कि आप प्लस वाले चार्ज से निकलने क्षेत्र रेखाएं माइनस वाले चार्ज के पास जाती हैं। और दूसरा गुण कि जैसे जैसे आवेश के निकट क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती हैं और आवेश से जैसे दूर जाते हैं क्षेत्र रेखाएं कमजोर होती जाती है। आप लोग से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को जब खत्म हो जाए, बोर्ड भर जाए तो बोलूँगा तो आप लोग पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश को जस्ट मैंने बताया था कि आवेश कुछ इस टाइप से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं आवेश की और ऋण आवेश के पास जाती हैं, यानी कि एक विद्युत क्षेत्र बनाती है। इस टाइप से जाती है, यानी कि माइनस और प्लस, यहाँ पे दो चार टाइप का आवेश ले लेते थे। जब आवेश की क्षेत्र रेखाएं आप नज़दीक होती हैं तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और जैसे जैसे दूर जाती हैं आवेश की क्षेत्र रेखा क्या होती है, कमज़ोर होती जाती है। जो एक थे दो गुण, पहला गुण था कि प्लस वाले से लेके माइनस वाले पे जाता है। दूसरा गुण था कि अपने निकट प्रबल क्षेत्र बनाता है और दूर क्षीण क्षेत्र बनाता है। तीसरा गुण पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 कूलम का कोई आवेश रखा हुआ है प्लस, यहाँ पे माइनस 10 कूलम का कोई आवेश रखा हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं कि एक मान लिए प्लस 10 कूलम का आवेश, एक माइनस 10 कूलम का आवेश रखा हुआ है और दोनों को आपस में जोड़ दें। यानी कि आपस में जोड़ने का मतलब दोनों के बीच की दूरी को न्यूनतम कर दें, एकदम आपस में लाकर सटाकर एकदम रख दें, एकदम सटाकर रख देंगे। प्लस वाला 10 कूलम है, माइनस वाला 10 कूलम, दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। यानी कि चार्ज वहाँ पे 0 हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 0। तो ये आवेश का एक गुण होता है कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश आपस में जुड़ सकते हैं। तभी तो हुआ -10 और +10 मिलकर 0 हो जाता था। यानी कि जब दो आवेश को आपस में लाते हैं, एकदम आपस में सटाकर रख देते हैं, अगर समान परिमाण का और विजातीय चिन्ह का आवेश रहता है तो आपस में सटकर वे शून्य हो जाते हैं, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। यानी कि आवेश का एक और गुण होता है, तीसरा गुण नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या होता है कि आवेश योगात्मक होते हैं। और इसके गुण है, और इसके गुण जब आपको हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र और गॉस का परिमेय, उसमें आपको इसका 4-5 एक्स्ट्रा गुण और आता है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आवेश का चौथा गुण क्या होता है कि आवेश का जस्ट मैंने पिछले बार बताया था कि आवेश क्वांटाइजेशन करते हैं। यानी कि जब हम बालों और कंघी को रगड़ते थे और जब कागज़ में चिपकाते थे वे दोनों आपस में चिपक जाते थे। ये ऐसा होता था क्यों? यानी कि आपके 12th में या 5 मार्क्स का शायद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि जब हम बालों या किसी भी बिल्ली का पंजा और रेशम इस टाइप से कुछ आता है क्वेश्चन कि जब दोनों को रगड़ते हैं तो एक हो जाता है प्लस वाला, एक हो जाता है माइनस वाला। तो ऐसा होता है क्यों? चलिए आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
स्टार्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक था कि आवेश के गुण था। आवेश का को पहला गुण क्या था कि प्लस वाला चार्ज से निकलने वाले क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती है, माइनस वाले चार्ज के पास। दूसरा गुण क्या था कि प्लस वाले चार्ज से क्षेत्र रेखाएं क्या निकलती है, सतह के लंबवत निकलती है। तीसरा गुण था कि माइनस वाले चार्ज के पास क्षेत्र रेखाएं कैसे आती है, सतह के एकदम लंबवत। चौथा गुण क्या था कि आवेश को हम जोड़ सकते हैं, यानी कि आवेश को जोड़ सकते हैं कि आवेश योगात्मक होता है। पांचवा गुण का था कि आवेश का क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन का मैं पहले चैप्टर में पहला वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा जाकर उस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा गुण था क्वांटाइजेशन का, यानी कि क्वांटमीकरण जिसको कहते हैं। क्वांटमीकरण इस टाइप का पांचों गुण था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने कूलॉम वाले नियम पे। चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो चार्ज को आपस में रखते हैं तब प्लस वाला क्षेत्र रेखाएं माइनस वाले क्षेत्र रेखाएं के पास आना स्टार्ट करती हैं। यानी कि प्लस वाला क्षेत्र रेखाएं कहाँ पे आती हैं, माइनस वाले चार्ज के पास आती हैं तो कुछ तो ऐसे आएंगी नहीं, आराम से ऐसे करते हुए आएंगी नहीं। वो आएंगी तो कुछ फोर्स के साथ आएंगी, यानी कि दो आवेश के बीच में कुछ फोर्स के साथ लगता हुआ, कुछ ताकत के साथ इसे निकल के यहाँ पे से आएगी, यानी कि कुछ गति में जाएगी। और गति के लिए क्या जरूरी है, फोर्स। आराम से तो ऐसे नहीं जाएगी, आराम से निकला यहाँ यहाँ ऐसे करते हुए जाएंगी। ऐसा तो ना होता है, एक बार निकलेंगी और डायरेक्ट जाएगी माइनस वाले के पास। तो माइनस वाले पास की जाएगी तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेते हुए जाएगी, यानी कि फोर्स इसमें लगेगा। तो उस फोर्स को नापने के लिए कूलॉम साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम को बताया था। ये उन्हीं के नाम पर इसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। और यह लेबोरेटरी की जैसा फिक्स या वैल्यू देता नहीं, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू यह देने में सक्षम रहता है। इसलिए इसका वैलिडेशन इसको मिला था कि कूलॉम का नियम जस्ट अप्रोक्स टू अप्रोक्स दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को बता सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लस वाला क्षेत्र रेखाएं से प्लस आवेश से निकलने क्षेत्र रेखाएं माइनस के पास जाती है और माइनस के पास माइनस से निकलने क्षेत्र रेखाएं प्लस वाले को लाने जाती है, यानी कि दोनों में क्षेत्र रेखाएं के आपस में बल लगता है। तो यह बल कुछ बात पर निर्भर करता है, यानी कि अगर मान लेते हैं 10 कूलॉम का प्लस वाला चार्ज, तो यहाँ पे -10 कूलॉम का माइनस वाला चार्ज था, -10 नहीं -8 कूलॉम का चार्ज था, यानी कि +10 कूलॉम ज़्यादा है और -8 कूलॉम कम है, यानी कि दोनों के बीच बल लगेगा। प्लस और माइनस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो जब भी जातीय आवेश होते हैं तो उनको बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। यानी एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, ये दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। और आकर्षण का बल लगेगा तो बल लगने में इसमें कुछ ताकत भी आएगा। तो उस ताकत को मापने के लिए कूलॉम ने एक नियम बनाया था, तो उसको कूलॉम का नियम कहते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच को दूरी को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे -10 कूलॉम का रहता तो -10 और माइनस, यानी कि माइनस माइनस वाला है तो दोनों क्या लगाता, विकर्षण का बल लगाता। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कूलॉम के नियम के बारे में जस्ट अब आते हैं कि कूलॉम का नियम होता क्या है आखिरकार। तो मैंने आपको बताया कि कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलॉम का बल कहते हैं। अब आइए डिपेंड किस पे करता है। अगर यहाँ पे -10 कूलॉम और यहाँ पे +8 कूलॉम का आवेश है तो दोनों के बीच बल लगेगा। अगर यहाँ पे 100 कूलॉम का आवेश हो जाए, यहाँ पे 80 कूलॉम का आवेश हो जाए तो यहाँ पे बल और बढ़ जाएगा। यानी कि बल डिपेंड किस पे कर रहा है, पहला तो आवेश के परिमाण पे डिपेंड कर रहा है कि आवेश का वैल्यू हम कितना दे रहे हैं। परिमाण मतलब 100 कूलॉम और 80 कूलॉम इस टाइप का, कि इसका वैल्यू कितना बढ़ाए या कम करे। अगर वैल्यू आवेश का बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बल बढ़ेगा। और वैल्यू अगर आवेश का कम करते हैं तो बल कमजोर होगा। यानी कि पहला बात कूलॉम का नियम के लिए, कूलॉम बताया था का कि दो आवेश के बीच लगता है, यानी कि कूलॉम बल के लिए, इसे कूलॉम बल भी कहा जाता है। डिपेंडेबल क्या होता है, यानी कि किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पहला क्या, आवेश के परिमाण पे। पहला डिपेंड करता है कि आवेश के परिमाण, यानी कि आवेश का परिमाण है कितना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो देखिए दूसरा क्या था कि पहला था आवेश के परिमाण, दूसरा था कि अगर दोनों के बीच की दूरी, यहाँ पे अगर 100 कूलॉम का आवेश है, यहाँ पे 80 कूलॉम का आवेश है, अभी दूरी जस्ट उतना ही है तो कुछ बल लगा रहा होगा। अब दूरी को थोड़ा और कम कर दी, यहाँ पे ला दिया आवेश को, इस वाले को यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे। तब ज़्यादा पास आ गया होगा तो ताकत और फोर्स लिया जाएगा, यानी कि अब ज़्यादा पास आ गया तो ताकत और क्या लगेगा, और पावरफुल लगाएगा। और इसको
यहाँ से हटाकर यहाँ पे ला दिए और यहाँ पर ला दिए, तो ताकत आपको क्या होगा, ताकत कुछ कम लगेगा, यानी कि ताकत कम रहा है किस लिए, आवेश के बीच की दूरी घटाने या बढ़ाने से उन दोनों के बीच का बल क्या हो रहा है, कम या बढ़ रहा है। तो दूसरा डिपेंडेबल थिंग क्या है कि आवेश के बीच का दूरी, यानी कूलॉम का नियम किस किस बात पर निर्भर कर रहा है कि पहला परिमाण पे और दूसरा दूरी पे। पहला परिमाण क्या था कि अगर 100 कूलॉम 80 कूलॉम कर दिए तो थोड़ा ज़्यादा आवेश लगा, 1000 कर देंगे 8000 कर देंगे तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, यानी कि आवेश पहला क्या था, परिमाण पे, दूसरा उन दोनों के बीच की दूरी पे। तीसरा देखिए, एक चीज़ होता है माध्यम। माध्यम का कारण चाहिए थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग, वैसे तो 10th में ही पढ़ने का चीज़ है। माध्यम होता क्या है, जैसे आप लोग घर से कोचिंग के पास जाते हैं, कोचिंग से कहीं पे और जाते हैं दुकान में सामान लाने के लिए, तो किस माध्यम में जाते हैं, सड़क पर चल कर जाते हैं, यानी कि हम लोग जिस माध्यम में चल कर जाते हैं उसको सड़क बोलते हैं। जस्ट उसी के भौतिक क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के लिए भी कुछ माध्यम होता है। जैसे आवेश, दोनों आवेश के बीच, जैसे मान लीजिए इस दो मैंने एक और इसको फिक्स कर दिया, इस पर 10 कूलम का और इस पर 8 कूलम का आवेश रख दिया, इन दोनों को ऐसे हवा में रख दिया। इन दोनों बीच का माध्यम क्या है, इन दोनों का बीच का क्षेत्र रेखाएं किससे होकर जाएंगी, हवा से होकर जाएंगी, यानी कि इसके जाने का माध्यम क्या है, हवा। अगर इसको हम एक बाल्टी भरे हुए पानी में दोनों को रख दें तो उनके बीच का माध्यम क्या हो जाएगा, हवा। अगर इसको हम किसी और लकड़ी के कत्थे पर रख दें, यानी कि जैसे बोर्ड पे है, एक बोर्ड पे यहाँ पे फिक्स कर दिए और यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो इसके बीच का भी माध्यम क्या हो जाएगा, लकड़ी। यानी कि जिस माध्यम से होकर फिजिकल क्वांटिटी जाती है उसको माध्यम कहा जाता है। तो नॉर्मली देखिए, दो आवेश को यहाँ पे फिक्स किए, एक 100 कूलम का, एक 80 कूलम का, नॉर्मली दोनों को रखे थे ऐसे हवा में, तो दोनों के बीच का माध्यम क्या था, हवा। तो आप लोग 10th में पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश सबसे ज़्यादा किस में तेज चलता है, तो आप लोग जानते थे निर्वात में, हवा में कम चलता था। निर्वात उसको बोला जाता था जैसे वैक्यूम, वैक्यूम को हिंदी में निर्वात बोलते हैं। यानी कि वैक्यूम में ये प्रकाश एकदम स्पीड में चलता था, फुल स्पीड में, निर्वात में प्रकाश एकदम स्पीड में चलता था, जस्ट लाइक दैट। पर आवेश का क्षेत्र रेखाएं भी हवा में कुछ वेग से एक दूसरे के पास बल लगाती हुई जाएंगी, पानी में कुछ और ताकत से बल लगाएंगी, ज़्यादा या कम से, यानी कि अलग अलग माध्यम में इन दोनों का बल डिपेंड करता है। यानी कि पहला डिपेंडेबल थिंग था परिमाण, यानी कि इसका चार्ज, दूसरा था दूरी और तीसरा क्या था, माध्यम। यानी कि कूलॉम साहब ने जो नियम बताया था उसके लिए 3 चीज़ जरूरी था, क्या क्या, आवेश का परिमाण, दूसरा आवेश के बीच की दूरी और तीसरा आवेश के बीच का माध्यम। यानी कि कूलॉम का नियम यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। कूलॉम का नियम था क्या, तो 2 बिंदु नुमा आवेशों के बीच लगने वाले बल को जिस नियम द्वारा बताया जाता है उसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो कूलॉम का नियम किस किस बात पर डिपेंड कर रहा था, पहला था परिमाण पे, दूसरा था दूरी पे, तीसरा क्या था, माध्यम पे। यानी कि कूलॉम का नियम 3 अलग अलग बातों पर निर्भर कर रहा था। अब कॉपी कीजिए, हम इस वीडियो पॉज को कॉपी कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कूलॉम का नियम, अभी तक मैंने आपको बताया कि कूलॉम का नियम 3 चीज़ पर डिपेंड करता है, आवेश का परिमाण, उनके बीच की दूरी और तीसरा उनके बीच के माध्यम पर आवेश, एक कूलॉम का नियम डिपेंड करता है। अब आइए कूलॉम साहब ने बताया क्या था। कूलॉम साहब ने पहले बताया था कि 2 बिंदु आवेश के बीच का दूरी, 2 बिंदु भी आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में कूलॉम साहब ने बताया था। एक को मान लेते हैं जैसे Q1 और दूसरे को मान लिए Q2, यानी कि पहला पे है Q1 आवेश रख दिए, दूसरा वाले पे Q2 आवेश रख दिए। अब इन दोनों के बीच के दूरी को मेजर करना है, दूरी बोल रहे हैं, फोर्स को मेजर करना है, दोनों के बीच के बल को मापना है। तो मापेंगे कैसे, तो अभी जस्ट बताया कि 2 बिंदु आवेश के लिए कौन बताए थे, कूलॉम का बल अप्लाई किया जाता है। तो जस्ट आते हैं कूलॉम का बल होता क्या है। तो कूलॉम साहब ने 2 बात बताया था। पहला बात था यदि आवेश का परिमाण यानी कि Q1 और Q2 आवेश का परिमाण, यानी कि यहाँ पे 10 कूलॉम का है, 20 कूलॉम का है, तो ये सब क्या है, आवेश का परिमाण है। तो पहला बात मैंने बताया कि यदि आवेश का परिमाण स्थिर हो, यानी कि अगर ये 10 कूलॉम का है, अगर ये 20 कूलॉम का है, तो 10-20 का रहेगा, घटे या बढ़े, यानी कि बाद में जिस वक्त मेजर करना है उस वक्त 10 और 20 का रहे, और जब मेजर करने के बीच के प्रोसेस में ये हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, 12 हो जाए, ये कम जाए, 22 हो जाए, मतलब इस टाइप से ना हो, मतलब आवेश का परिमाण स्थिर होना चाहिए। यानी कि अगर 10 है तो 10 से रहे हमेशा, जब तक नापना खत्म न हो जाए तब तक। अगर 20 है तो 20 से रहे, मतलब आवेश का परिमाण स्थिर हो। तो जब आवेश का परिमाण स्थिर रहता है तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच की कुछ दूरी मान लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है R।
तो इन जब आवेश का परिमाण स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला क्या होता था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ पे बल के कहने का मतलब क्या, आकर्षण या विकर्षण। आकर्षण कब, जब दोनों एक प्लस एक माइनस रहे, और विकर्षण कब, जब दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे। तो यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं बल। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब, यहाँ पे कॉमा देकर लिखिएगा, जब दोनों आवेशों का परिमाण स्थिर हो। दोनों आवेशों का परिमाण स्थिर हो। कंडीशन था, ये कंडीशन था कि दो आवेशों का परिमाण स्थिर रहेगा तो उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसके बारे में जस्ट और डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक और, ये तो पहला बात बताया था। दूसरा बात बताया था कि अगर दोनों के बीच की दूरी स्थिर हो। यहाँ पे पहला में कंडीशन था ओनली क्या, कि जब दोनों आवेशों का परिमाण स्थिर हो। यानी कि अगर 10 है 20 है तो 20 में सर है, ये 10 है तो 10 में सर है। लेकिन इसके बारे में एक और चीज़ नहीं कहा गया था, कि इसी वाले नियम में एक और चीज़ नहीं कहा गया था कि इसके बीच की दूरी स्थिर ना हो। दूरी घट बढ़ सकती है, पहला वाला में दूरी घट बढ़ सकती है। यानी कि जब मेजर कर रहे हैं तब 15, थोड़ा बीच में हो गया तो 10, 8, मतलब इस टाइप से दूरी घट बढ़ रही है। पहले वाले में फिक्स नहीं किया गया था कि दूरी फिक्स रहे, पहले वाले ओनली फिक्स किया गया था कि आवेश का परिमाण फिक्स रहे। तो दूसरे वाले में जस्ट उनको इसी बात का रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो गया। तो उन्होंने एक और बात बताया कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि पहला वाले में फिक्स किया गया था आवेश का परिमाण, दूसरा वाला में फिक्स क्या किया गया, उन दोनों के बीच की दूरी। यानी कि जब उन दोनों के बीच की दूरी स्थिर हो, यानी कि अगर 10 है तो हमेशा 10 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अब आवेश का परिमाण घट बढ़ सकता है, अगर 10 है तो 20 हो जाए, 30 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि पहला वाला में फिक्स किए थे आवेश का परिमाण, दूसरा वाला क्या फिक्स है, उन दोनों के बीच की दूरी। तो बताया क्या कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा कब, जब इनका बीच का दूरी फिक्स हो जाए। तो उनके बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाणों का कहने का मतलब आवेश का परिमाण, यानी कि आवेश का वैल्यू है कितना, उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। कब, इन दी कंडीशन जब उनके बीच की दूरी स्थिर हो। जब उनके बीच की दूरी स्थिर हो। ये दो थे नियम। चलिए भाई इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला नियम था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो फिजिक्स में बल को F से डिनोट किया जाता है। बल को F से डिनोट किया जाता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल सो F है, उनके बीच की दूरी कितना है, R के वर्ग का। तो R का वर्ग करने का मतलब R का स्क्वायर किए के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। R उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या था, F समानुपाती 1/r²। तो ये जस्ट होता है उल्टा, यानी कि ये था आपका कूलम का दूसरा नियम और ये था आपका कूलम का पहला नियम। एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है।
तो पहला ये दूसरा नियम था क्या कि उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग का कितना अनुपाती होता है। उनके बीच की दूरी था कितना r, तो उनके बीच की दूरी का वर्ग किया था आर स्क्वायर का वित्त अनुपाति 1/r², एफ अनुपाति 1/r²। ये पहला नियम था, सॉरी ये दूसरा नियम था। दूसरा नियम को ऐसे याद रख सकते हैं एफ अनुपाति r², यानी कि दोनों आवेशों का परिमाण स्थिर हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के वित्त अनुपाति होता है। और दूसरा नियम क्या था, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो परिमाण क्या था, यहाँ पे Q1 था और दूसरा पे Q2 था, यानी कि Q1 Q2 था। उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो Q1 × Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्या था, एक कूलम के नियम का पहला नियम, यानी कि F समानुपाती 1/r², F समानुपाती Q1 और Q1 × Q2। ये दोनों कूलम से आपने नियम बनाया था, इसके बाद जो उन्होंने डिराइव किया। दोनों में देखिए, दोनों में F का मान है, दोनों में F ही का मान है, यानी कि F समानुपाती 1/r² × Q1 Q2 जस्ट यही है, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2 बटा r²। ये आया था कूलम का नियम, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मली हम जानते हैं जब समानुपाती का साइन हटता है और इक्वल आता है तो इसके बदले कुछ कांस्टेंट आता है। तो एक कांस्टेंट क्या था, K Q1 Q2 अपॉन r²। इसी को कूलम का नियम कहा जाता है। यहाँ पे F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, R क्या है, उनके बीच की दूरी, Q1 Q2 क्या है, आवेश, और K क्या है, एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट आया। जो हटाया क्या, समानुपाती के साइन को हटाया, समानुपाती का साइन हटकर K आया तो K भी कुछ बनेगा। तो जस्ट शुरू में बताए थे कि आवेश, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तीन चीज़ पर डिपेंड करता है, किस पे, आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी और उनके बीच का माध्यम। तो K जस्ट वही माध्यम के बारे में आता है। K क्या है, माध्यम। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसको पॉज कर नोट डाउन कीजिए, हमें आगे मिटाते हैं इसको। कूलम का नियम क्या था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। इसको हमेशा याद रखिए, इस वाले सूत्र को, इस वाले सूत्र से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यानी कि आपको जस्ट पूछ देगा अगर एक आवेश 10 माइक्रोकूलम का हो, यानी कि नॉर्मली रुक जाइए, माइक्रोकूलम तो आप लोग को पता है नहीं। अगर एक आवेश का परिमाण, जैसे एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, अगर इस वाले आवेश का मान अगर 6 × 10⁻⁻6 कूलम का हो और दूसरे वाले आवेश का परिमाण 2 × 10⁻⁻4 कूलम का हो, इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लीजिए 10 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो इसीलिए ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो Q1 Q2 R का तो मान दिए हुए, K का मान नहीं पता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि K होता है नियतांक, K का मान होता है फिक्स। K का मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 आपका एक K का वैल्यू होता है। इसको हमेशा याद रखिए। ये होता है कैसे है, जस्ट इसके बाद बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन पहले इस कंसेप्ट पर ध्यान दे लीजिए। अभी जस्ट क्या था, पहला आवेश इतना था 2 × 10⁻⁻4 और दूसरा आवेश था 6 × 10⁻⁻6 कूलम का। तो इनके बीच का बल निकालना है, यानी कि F बराबर निकालना है। तो क्या था, K Q1 Q2 बटा r²। इसको मोड में डाल लीजिएगा, Q1 और Q2 हमेशा मोड में होता है। देखिए K का वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर, ये सब को गोली मारिए, चल एक बार लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 गुना मोड। Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻4 गुना Q2 का मान कितना है, 6 × 10⁻⁻6 कूलम बटा इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर। तो r² है, तो r कितना है, 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जैसे यहाँ से काटा पीटी मचाना है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 9 × 10⁻9 बचा क्या, न्यूटन और कूलम इनवर्स 2 गुना 2 × 10⁻⁻4 गुना 6 × 10⁻⁻6 करना है। तो 2 × 6 12 गुना 10⁻⁻4 और 10⁻⁻6 10⁻⁻10 और कूलम गुने कूलम स्क्वायर बटा 100 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। वर्णमा 108 10 के पावर 9 और 10 के पावर -10, 10 के पावर क्या हो जाएगा -1 कूलम स्क्वायर से, कूलम के पावर -2 से कूलम के पावर 2 कट जाएगा, क्योंकि जब बेस बराबर होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो कूलम का पावर -2 और कूलम का पावर +2, -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी किसी भी अंक का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट काट का हटा रहे हैं। तो क्या बचा, ओनली न्यूटन बचा। अब बताएं क्या था, 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.08 गुने 10⁻⁻1 न्यूटन, या इसको और तोड़ेंगे तो 0.108 गुण ए न्यूटन का दोनों का फोर्स लग रहा है। ये तो था न्यूमेरिकल। आप लोग एक बनाइएगा, होमवर्क टाइप में लिख लीजिए या अच्छे बनाइएगा। पहला आवेश Q1 का मान 8 × 10 के पावर -4 कूलम हो और Q2 का मान 6 × 10 के पावर -8 कूलम हो, और उनके बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर हो, तो उनके बीच लगने वाले F का मान बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। चलिए मिटाते हैं, आप लोग इसे पॉज करके उतार लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं। आगे एक होमवर्क दिया गया है, उसको आप लोग बनाइएगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब आपको बताएंगे कि के का मान आखिरकार 9 × 10 के पावर 9 ही क्यों होता है। यह बड़ा सस्पेंस पे खुलासा होगा नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।